सोचनी एक ऐसा महीन काम है जो इंट्रिकेट वर्क है, जिसको हम नीडल एंड थ्रेड से करते हैं। जो नीडल एंड थ्रेड से जो एक बारीकी काम होता है, जिसको हम कॉटन थ्रेड से भी करते हैं, सिल्क थ्रेड से भी करते हैं, लेकिन जो महीन काम है हम रफल पे भी करते हैं, वूल पे भी करते हैं, पश्मीना में भी करते हैं, क्रेप में भी करते हैं, सिल्क में भी करते हैं, कॉटन में भी करते हैं। हर कपड़े पे बिल्कुल करते हैं। हर कपड़े पे भी हम ये काम कर सकते हैं। अपने ट्रेडिशनल आर्ट्स को हम जिंदा कैसे रखेंगे, वो चीज़ जब हम उस पर काम करेंगे तो उसके लिए मार्केटिंग ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हमें रूट पे जाना होगा, जो हमारे स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे ऐड करना होगा एज सब्जेक्ट। प्योर पश्मीना की अगर हम बात करेंगे कि एक मिथ रह चुका है कि रिंग टेस्ट है, रिंग टेस्ट में आप विस्कॉस भी निकाल सकते हो, 120 काउंट जो MP आता है वो भी रिंग पास में होता है, लेकिन क्या फिर हम कहलाएंगे वो पश्मीना है? नो। अकॉर्डिंग टू राइट्स PWD, राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, जहाँ कहीं पे भी आपको कोई डिफरेंटली एबल बंदा मिलेगा आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। आप इसको थोड़ी सी जगह दीजिए, फिर आप देखिए कि आपके लिए वो क्या कर सकता है। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। व्यूअर्स, आप लोगों को पता है कि हर वेडनेसडे रात को 9 बजे मैं आपके सामने ऐसे एपिसोड लेकर आती हूँ, ऐसे लोगों की कहानियाँ लेकर आती हूँ जिनसे आपकी लाइफ में एक मोटिवेशन आए और हमें कुछ सीखने को भी मिले। तो आज उसी कड़ी में मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। हमने अभी कुछ दिन पहले पश्मीना और सोजनी एम्ब्रॉयडरी पे एक एपिसोड किया था और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरे सामने बैठे हैं नसीरुल गफ़ार शेख साहब। ये कश्मीर में बडगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये एक हाईली स्किल्ड सोजनी आर्टिसन हैं। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा कुछ बताऊं उससे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ शेख साहब को सवाल दैट मैटर्स पे। थैंक यू सो मच शेख साहब, आप यहाँ आए और आप आज हमारे साथ इतनी सारी बातें करेंगे, हमें इतना कुछ बताएंगे अपने बारे में भी और सोजनी के बारे में भी। थैंक यू मैम, मुझे आज मौका मिला, यहाँ पे आपने मुझे इनवाइट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। मैं कल कश्मीर में ही था, आज दिल्ली में हूँ, तो मेरे लिए ये एक गर्व की बात है कि मैं एक पॉडकास्ट में आया हूँ। मैं एक कैटेगरी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड आर्टिज़न। मेरा नाम नसीरुल गफ़ार शेख है, मैं जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। ऑलमोस्ट 20 साल की एक्सपीरियंस रखता हूँ एज आर्टिज़न। तो इसमें मुझे बहुत सारे मराइल आए जिन पे मैंने काम किया है, जहाँ पे मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला है, तो तभी मैं आज इस मुकाम पे आया हूँ मैम। नसीरुल जी, हम आगे बढ़ें उससे पहले आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बता सकते हैं कि सोजनी आर्ट जो है, हम उसके बारे में तो ऑब्वियसली बात करेंगे कि ये कितनी डिफ़िकल्ट आर्ट है और ये कश्मीर की है और आप जैसे आर्टिसंस ही इस कला को ज़िंदा रख पा रहे हैं, तो वो हम बात तो करेंगे ही, पर आप क्या मेरे व्यूअर्स को थोड़ा अपने बारे में बता सकते हैं? बिल्कुल मैम। जी मैम, खुद जो मैंने ये आर्ट सीखा है वो घर से ही मैंने सीखा था, लेकिन जो मेरी जर्नी रही, बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड आर्टिज़न, बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड एंटरप्रेन्योर, बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड बिजनेसमैन, तो उस चीज़ से जो मेरी लाइफ का जो पूरा ये रहा, सफ़र रहा, तो मेरी एजुकेशन मेरे गांव में हुई, जहाँ पे मैंने मैट्रिक पास किया। तो उसके बाद मैंने मागाम हाई सेकेंडरी से 12th पास किया, तो फिर GDC बेमना से ग्रेजुएशन कंप्लीट की। आफ्टर दैट जब मैं इस काम के साथ बिजी था, तो मैंने इस काम को भी कंटिन्यू रखा और अपनी पढ़ाई को भी कंप्लीट रखा। तो फिर मैंने PG इन हिस्ट्री किया और उसके साथ साथ मैंने ITI भी किया इसमें, हैंड एम्ब्रॉयडरी में। तो उसके बावजूद भी मैंने पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा, मैंने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखा और अपने काम को भी कंटिन्यू रखा। हर वक्त में, चाहे कितने भी मुश्किलात मुझे सामना करने पड़ी, कितने भी चैलेंज मैंने फेस किया लाइफ में, तो किसी जगह मुझे डिमोटिवेट किया जाता था, किसी जगह मुझे मोटिवेशन मिलती थी, तो बहुत कुछ सीखने को मिला लाइफ में।
आफ्टर दैट मैंने एज इंस्ट्रक्टर भी काम किया प्राइवेट आईटीआई में, शाइनिंग स्टार प्राइवेट आईटीआई श्रीनगर में, जहाँ पे मुझे अवसर मिला था एज इंस्ट्रक्टर काम करने का 2.5 साल। तो वहाँ वो सफ़र भी अच्छा रहा, वहाँ पे भी एक अच्छा रिगार्ड ऑफ ऑनर मिला, वहाँ से भी बहुत सारी काउंसलिंग मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला है मैम। नसीरुल जी, आपसे मैं अभी सबसे पहले तो सोजनी के बारे में बात करते हैं, हम शुरुआत वहीं से करते हैं। जितना मैंने पढ़ा समझा जाना है, सोजनी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्ट है। मतलब एक नीडल जो सुई जिसको कहते हैं, नीडल कई लोगों को दिखती भी नहीं है, इतनी पतली सी होती है, उससे पूरी एम्ब्रॉयडरी का काम किया जाता है। तो मैंने इसकी शुरुआत की है, इस सोजनी एम्ब्रॉयडरी की। आप सही हैं, जो सही आर्टिज़न हैं, जो हमें इसके बारे में और बता सकते हैं। तो आप प्लीज़ बताइए कि सोजनी एम्ब्रॉयडरी क्या होती है और कैसे की जाती है। सोजनी एम्ब्रॉयडरी एक महीन काम है जो कि सिर्फ कश्मीर में किया जाता है। हमारी जो कंट्री है, हमारा जो देश है, जो एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे ये किया जाता है ये काम। ये आलमोस्ट जब 14th सेंचुरी चल रहा था, मीर सईद अली हमदानी जब कश्मीर आए थे, कुछ सूफ़ी सेंट्स उसके साथ थे। आलमोस्ट अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री 700 सूफ़ी सेंट्स थे। उनमें से कुछ कारीगर थे जो कि कारपेट बनाते थे, या वो पेपर मशी का काम करते थे, वुड कार्विंग का काम करते थे, सोजनी का काम करते थे, वीविंग का काम करते थे। डिफरेंट आर्ट्स से वो बिलोंग करते थे, जो उन्होंने वहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में पहले से ही ऐसा चीज़ रहा कि वहाँ पे फिर जो कश्मीर की इकोनॉमी थी वो शॉल इंडस्ट्री पे डिपेंड थी। कुछ साल से फिर एग्रीकल्चर में भी बूस्ट अप होने लगा है, जैसा कि ऑर्चर्ड्स में, जैसा कि एप्पल में भी अब पैसा आने लगा लोगों को। तो मेन जो वहाँ का इकोनॉमी बैकबोन था वो था कश्मीरी क्राफ्ट। सोजनी एक ऐसा महीन काम है जो इंट्रिकेट वर्क है, जिसको हम नीडल एंड थ्रेड से करते हैं। जो नीडल एंड थ्रेड से जो एक बारीकी काम होता है, जिसको हम कॉटन थ्रेड से भी करते हैं, सिल्क थ्रेड से भी करते हैं, लेकिन जो महीन काम है हम रफल पे भी करते हैं, वूल पे भी करते हैं, पश्मीना में भी करते हैं, क्रेप में भी करते हैं, सिल्क में भी करते हैं, कॉटन में भी करते हैं, हर कपड़े पे बिल्कुल करते हैं। हर कपड़े पे भी हम ये काम कर सकते हैं। ये हमने इसको महदूद नहीं रखा है, सिर्फ पश्मीना पे कर सकते हैं। लेकिन सोचनी ऐसा काम है जहाँ कहीं पे भी हमें अवसर मिलेगा कि हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही, किसी जगह हमें कुछ डिफ़िकल्टीज आती है, उन डिफ़िकल्टीज़ को हम फेस करते हैं, लेकिन अपना काम करके देते हैं। तो जैसे सोजनी में जैसे कई अलग अलग कढ़ाइयाँ होती हैं। व्यूअर्स को सब कढ़ाइयों के बारे में पता ही होगा, मुझे बताने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सोजनी के जो पैटर्न होता है, जो डिज़ाइन होता है, वो आप लोग कहाँ से लेकर आते हैं? एक्चुअली क्या है कि मैम इसमें जो मिनिमम रहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, अच्छा। जिसमें हम पहले कलर कॉम्बिनेशन हम निकालते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ फिर हम उसको देखते हैं कि इस कपड़े पे कौन सा कलर कॉम्बिनेशन चलेगा। सोफियाना कलर करेंगे, मल्टी कलर करेंगे, कौन सी कलर कॉम्बिनेशन हम चूज़ करेंगे जो मार्केट में मुझे, जिसमें अच्छा फीडबैक मिले, जिसमें मेरी जो मेरे को जल्दी सोल्ड आउट मिले, उस हिसाब से कि मार्केट की डिमांड क्या रहती है। आजकल मैं आज की बात करूंगा, आज की इसकी, तो सूफियाना कलर कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, मैचिंग कलर कॉम्बिनेशन अच्छे रहते हैं। मल्टी कलर के भी कुछ हमारे क्लाइंट्स रहते हैं जो मल्टी कलर कॉम्बिनेशन को ज़्यादा लाइक करते हैं। जैसा कि सोजनी एम्ब्रॉयडरी की हम बात करेंगे, उसमें रेजकार आता है, उसमें फिर जो और एक काम होता है जो नीडल से होता है, पेपर मशी वर्क। पेपर मशी वर्क भी नीडल से ही होता है, लेकिन जो कश्मीरी क्रिवल वर्क होता है उसकी अलग जो नीडल होती है उसको हम आरी कहते हैं, वो अलग तरीके, उसका धागा भी मोटा होता है। लेकिन जो सोजनी का धागा होता है वो धागा 40, 50, 60, 80, जो ज़्यादा महीन काम हम करते हैं, जितना जिसको हम बैक स्टिच भी लगाते हैं। बैक स्टिच जो कि फिर जिसको हम डबल फेसेट कहते हैं, जो एक फेस से भी सेम लगता है, दूसरे फेस से भी सेम लगता है, उसमें हम ज़्यादा जो थ्रेड करते हैं, थ्रेड 80 और थ्रेड 60 यूज़ करते हैं मैम। तो जैसे आपने मुझे इतने डिटेल में समझा दिया है कि सोजनी आर्ट होती क्या है, तो सोजनी आर्ट को करने में, जैसे सपोज़ मेरी एक शॉल है और मैंने आपको बोला कि मेरी इस शॉल पे आप सोजनी एम्ब्रॉयडरी कर दीजिए, तो उस पे आप अकेले काम करेंगे, अकेले एम्ब्रॉयडरी करेंगे? यस मैम, ये डिपेंड करता है कि अगर मैम मुझे
पहले इसमें जो सेमी स्किल्ड आर्टिसन रहते हैं उनको हम हल्का हल्का काम देते हैं पहले कि आप लाइनिंग करो, आप सिर्फ जो इस पे हमने इंक लगाई वो इंक कवर करो, बाकी जो इसमें और महीन काम है वो हम खुद करेंगे इनिशियल स्टेज में जहाँ पे उसका लर्निंग स्टेज रहता है। लेकिन जो एक स्किल्ड आर्टिसन होता है जस्ट लाइक मी और जो मेरे गुरु रहे उनकी तरह, तो उसको हम पूरा काम सौंपते हैं, उसको हम बोलते हैं कि 0 to 100 आपको ये काम करके देना। फिर उसके अगर हम उसी शॉल पे हम दूसरे बंदे को बोलेंगे काम करके देंगे, जैसा कि हैंड राइटिंग में हम सेम वही पैटर्न रहता है कि मैं किसी से कुछ आर्टिकल लिखवाऊँ किसी पेपर पे, फिर दूसरे को बोलूँगा कि इसका हाफ लिखे, वो है जो हैंड राइटिंग है वो सेम दिखती नहीं है। उसी तरह से हम फिर शॉल में जो दिखने वाला जो बंदा इसको देखेगा वो बोलेगा कि इसमें ये काम या ज़्यादा महीन है, ये काम ऐसा है, मोटा है, इसीलिए ये काम एक ही बंदा करता है। और डिज़ाइन पे भी डिपेंड करता है कि जैसा डिज़ाइन होगा उतना टाइम उस पर लगेगा, जितना कम डिज़ाइन होगा उतना कम टाइम मिलेगा। स्टार्टिंग हम बात करेंगे 10 दिन से समझो कि मैम 5 साल तक भी शॉल पे हम काम कर सकते हैं। वो वैसा शॉल भी होता है क्योंकि उसको हम कहते हैं अक्सी, जो कि हम दोनों तरफ से जिस पे हम काम करते हैं सिल्क थ्रेड से करते हैं, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। उस फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी शॉल पे 50 धागे लगा सकता हूँ दिन भर, लेकिन उस पर मैं 20-25 धागे लगा सकता हूँ मैम। तो जैसे आपने बताया कि 10 साल तक भी काम किया जा सकता है एक एम्ब्रॉयडरी के काम पे, तो इसमें फिर शॉल का प्राइस कितना होता है, क्योंकि मेहनत तो बहुत है। अगर हम बात करेंगे मैम, इसमें पेशेंस, डेडिकेशन और हार्ड वर्क लेती है। क्योंकि सुबह मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद अपना काम सौंपता हूँ, शॉल पे काम करना शुरू करता हूँ, फिर बीच में मैं चाय लेता हूँ, उसका थोड़ा सा 10-20 मिनट रेस्ट, फिर 1 बजे के टाइम खाना लेते हैं, उसके साथ साथ कुछ नमाज, या फिर दिन में ऑलमोस्ट दिन में हमें 8 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। या कि कोई ऐसा आर्टिज़न भी है, ऑलमोस्ट 35% ऐसे आर्टिज़न जो डे नाइट काम करते हैं, उनको 12 घंटे काम आते हैं। वो उतना ज़्यादा टाइम उस पर देंगे। अगर मेरे को 8 घंटे काम करने में महीना लगेगा, उसको 12 घंटा काम करने में 20 ही दिन लगेंगे। लेकिन वो जैसा कि हम ओवर टाइम उसको कहते हैं, ओवर टाइम वर्क करते हैं उस पर, तो इसी हिसाब से वो ये मैम डिपेंड करता है। तो जैसे आपने बताया कि आप हर डिज़ाइन, हर कपड़े पे इसका डिज़ाइन बना सकते हैं, चाहे वो वूल हो, पश्मीना पे तो फेमस है ही है, कॉटन पे बना सकते हैं। और आपसे मेरी बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप लोग बंगाल से प्योर कॉटन मंगा रहे हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। तो थोड़ा सा व्यूअर्स को अगर आप बता पाएँ कि इसकी प्राइसिंग कितनी होती है। अगर हम बात करेंगे कि यंग जनरेशन आज इसके साथ क्यों नहीं करती है, जो कि इसमें मेन फॉल्ट आता था कि जो वेजेस मिलनी चाहिए थे एक आर्टिज़न को, वो प्रॉपर वेजेस उनको नहीं मिलती थे। लेकिन जब एक आर्टिज़न को मौका मिला एक मार्केटिंग प्लेस पे आने का, जब वो शॉल उसने 2 महीने में बनाया था, उसने उसको वहाँ पे वो वेजेस मिले थे जो जायज़ थे, जो जेन्युइन थे, तो उन्होंने उस काम को कंटिन्यू किया। अपनी फैमिली के साथ बात की, नहीं ये आर्ट अच्छा है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, आप भी सीखो, जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आर्ट को कंटिन्यू रखो। तो उसी हिसाब से हम बात करते हैं मैम, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि किस डिज़ाइन पे। अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 30 या 40 धागे का काम करना होगा, उस पर उतना ही टाइम लगेगा। अगर 500 धागों का काम करना होगा तो उस पर उतना टाइम लगेगा। मैन जो टाइम डिपेंड रहता है मैम, वो डिज़ाइन पे रहता है। अच्छा, और आप हमें ये भी बताइए कि आपको सोज़नी ने देश ही नहीं विदेश में बहुत नाम दिलाया है, आपको काफ़ी अवार्ड्स मिले हैं, तो आप प्लीज़ उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। 2005 से मैं कंटिन्यू ये काम करता, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए। राइट नाउ आई एम 31 ईयर ओल्ड। मैं तब 3rd क्लास में पढ़ता जब मैंने सीखना ये काम शुरू किया था, अपने पापा से, अपने अंकल से, जो हमारे परदादा थे वो भी ये काम करते थे। विंटर वैकेशन रहती थी, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, फिर हम वो 3 महीने ज़्यादा इसी पे कंज्यूम करते थे, इसी काम को सीखने में लगाते थे। 1 साइड अर्निंग 1 साइड लर्निंग हम करते थे। फिर जो बीच में हमें मिलता था मार्च से टाइम, उसमें भी हम कम से कम 5-10 धागे लगाते थे दिन में। अब इस शॉल पे स्कूल का होमवर्क करने के बाद, या किसी टाइम हमें पिकनिक पे जाना था, तो पिकनिक के लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी, तो उसके लिए भी हम एक शॉल बनाते थे, और उस पिकनिक का एक्सपेंडिचर भी हम इसी शॉल से लेते थे, और अपना पिकनिक का जो हमें ख्वाब था वो भी पूरा करते थे। लेकिन जो मेन
मोटिव है। हम जो मेन चीज़ था जो इस आर्ट में मुझे दोबारा किसने लाया, वो स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर एक ऐसा ग्रुप था जो कि जिसका ओनर था तारिक अहमद मीर साहब, जो हमारे फेवर में बहुत सपोर्टिव रहे, जिनने हमें सपोर्ट किया, जिसकी वजह से हमें मोटिवेशन मिली। बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, उसकी 90% डिसेबिलिटी थी, तो उसको जॉब गवर्नमेंट जॉब में डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा ऑन द बेस ऑफ डिसेबिलिटी। फिर उसने अपने कमरे में सोच लगाई कि अब मैं क्या करूं। मेरे लिए सब लोग बोलते थे आप पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, फिर आपको जॉब मिलेगी, आप अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हो। तो वो चीज़ करने के बावजूद उसने एक ग्रुप बनाया, स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर। द मेन मोटिव ऑफ दिस ग्रुप इज़ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एंड वुमेन एम्पावरमेंट। जो कि उनके घर में जो डिफरेंटली एबल्ड आर्टिजन है, उनके घर में जितने भी फैमिली सदस्य है वो इस आर्ट के साथ जुड़े। अगर कहीं पे भी हमें मौका मिले, मार्केटिंग प्लेस में या कोई भी प्लेटफार्म ऐसा मिले जहाँ पे हम अपना काम शोकेस करें, अपने प्रोडक्ट शोकेस करें, तो उसके जब हम वो चीज़ हमें मिलती थी कि हम अपना बनाया हुआ शॉल खुद बेचते, तो हमें गर्व महसूस होता था। तो उसमें मेन रोल रहा मेरा जो दोस्त है तारिक अहमद मीर, स्पेशल हैंड्स ऑफ कश्मीर की वजह से मैं आज बाहर आया हूँ, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल भी लिया है थ्रू सार्थक नेशनल एबलिंग्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो जहाँ पे मेरा गोल्ड आया। और नॉर्थ रीजन में जब मैंने पार्टिसिपेट किया था, तो नेशनल लेवल पे जब मैंने पार्टिसिपेट किया तब मेरा सिल्वर आया। तो उसके बावजूद मैं सिलेक्ट हो गया हूँ इंटरनेशनल के लिए, जो कि अभी 2027 में होने वाला है फिनलैंड में, नेशनल एबलिंग्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमें ट्रेनिंग चल रही है। वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे जितने भी मेरे लाइफ में मिले, वहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और रिसेंटली हमें 2025 में अवार्ड मिला हमें डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन से, वहाँ पे भी हमें PWD आर्टिजन अवार्ड ऑफ द ईयर मिला है। तो दिन ब दिन हमें अच्छा लगता है कि जो हम सोच रहे थे, लेकिन ऊपर वाले ने कुछ हमारे लिए अच्छा ही सोचा, डिफरेंट सोचा। आपने ये बहुत अच्छी बात कही यहाँ पे, क्योंकि एक बहुत ही फेमस सेइंग है कि अपने मन का हो तो अच्छा, अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा। तो आप एक जीता जागता एग्जाम्पल हैं उस चीज़ के लिए कि आपने जो सोचा वो तो नहीं हुआ, पर उससे कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो गया। आपने भी जिक्र किया कि फिनलैंड में भी एक कंपटीशन होने वाला है, तो आपसे मैं यही जानना चाहूँगी कि ये सोजनी, ये आर्टिजन का ही कोई कंपटीशन है आपका? एक्चुअली क्या है कि मैम, जब हम अब्रॉड जाते हैं वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी कहते हैं, लेकिन जब हमारी मादरी लैंग्वेज है वहाँ पे हम सोजनी इसको कहते हैं। जब हम यहाँ आते हैं, यहाँ कढ़ाई का काम बोलते हैं, कुछ डिफरेंट नाम से पुकारते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे एम्ब्रॉयडरी हम जानते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि डिफरेंट लैंग्वेज में हम इसको कैसे इस्तेमाल करें, कहाँ पे इस्तेमाल करें, कैसे यूज़ करें। वो चीज़ें हमें सीखने को मिली। इसको इंटरनेशनल लेवल पे इस काम को हमें इंटरनेशनल लेवल पे मौका मिला है प्रमोट करने का, रिवाइव करने का। जो मौका हमें जो अवसर हमें मिल रहा है, वो नेशनल एबलिंग्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। वहाँ पे मेन मोटिव है कि जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं या जो इसमें महारत रखते हैं किसी भी स्किल में, उसको आगे लाने की वो काम करते हैं। फिर जिसका जैसा लक होगा उसमें फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपने आप को वहाँ पे संवार सकते हैं। मैं आपसे अब ये समझना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट आप लोग की आर्ट को, इस एम्ब्रॉयडरी को या कढ़ाई को या सोजनी को ज़िंदा रखने में क्या मेहनत कर रही है या क्या इनिशिएटिव ले रही है, और एज एन आर्टिसन जो ऑन ग्राउंड काम करता है, आपको क्या लगता है कि और क्या करना अभी बाकी है? अगर हम बात करेंगे कि एज एन आर्टिज़न, अगर मैं बात करूं कि मेरी इकोनॉमी कैसी बूस्ट होगी, उसके लिए मार्केटिंग ज़रूरी है। उसके लिए ऐसे प्लेटफार्म ज़रूरी है जहां पे हम मार्केटिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे विदेश से यहाँ पे टूरिस्ट्स आते हैं। तो उन जगहों पे हम ऐसे मार्केट प्लेसेस खोलेंगे गवर्नमेंट बेसिस पे या प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करेंगे कि अपने ट्रेडिशनल आर्ट्स को हम ज़िंदा कैसे रखेंगे, वो चीज़ जब हम उस पर काम करेंगे, तो उसके लिए मार्केटिंग ही ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ऐसे प्लेटफार्म ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हमें रूट पे जाना होगा, जो हमारे स्कूल्स है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे ऐड करना होगा एज सब्जेक्ट। हर एक स्टेट में जितनी भी हमारे देश में स्टेट्स है, क्योंकि हर एक स्टेट में डिफरेंट एम्ब्रॉयडरी है, डिफरेंट क्राफ्ट्स है, डिफरेंट आर्ट्स है, उनको उस यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के साथ जोड़ना पड़ेगा, ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है, नई जनरेशन है, वो इसके साथ जुड़े।
आने वाले टाइम में जो हमारे मुल्क में जॉब क्राइसिस है वो कम हो जाएंगे जब हम अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को प्रमोट करेंगे और नई जनरेशन अपनी अर्निंग उससे करेंगे। आपने जो बात यहाँ पे रखी है कि स्कूलों में होना चाहिए, व्यूअर्स, हमने अभी कुछ हफ्ते पहले बशीर अहमद भट्ट साहब का भी इंटरव्यू किया था जो कि शिल्प गुरु अवॉर्डी हैं। उन्होंने भी यही बात कही कि स्कूलों में लोगों को, बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है कि उनका ट्रेडिशनल आर्ट क्या है, ये उनको बचपन से ही पता होना चाहिए। आपसे यहाँ पे नसीर जी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि हमारे इस एम्ब्रॉयडरी का, इस क्राफ्ट का मार्केट और इंडिया के बाहर कहाँ है? मैं अपने कंट्री की बात करूँगा। वो कोई भी स्टेट नहीं होगी जहाँ पे हमारे जितने भी स्टेट्स है वहाँ के जो क्राफ्ट्स है या हमारी सोजनी एम्ब्रॉयडरी के प्रोडक्ट्स है या जितने भी कश्मीरी क्राफ्ट्स हैं उनका जो मार्केटिंग ऑल ओवर इंडिया है। और उसके बाद अगर हम देखेंगे अब्रॉड में, फ़ॉरेन में इसका अच्छा मार्केट है, जैसा कि कनाडा, यूएसए, इंग्लैंड या कतर की हम बात करेंगे, कतर, मस्कत, ओमान या सऊदी अरबिया, वहाँ पे चाइना पे, वो मुझे लगता है ऐसी कोई कंट्री होगी नहीं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट का मार्केट नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने अभी चाइना का नाम लिया तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी व्यूअर्स से कि हम जब भी कुछ वूलन कपड़ा ख़रीदते हैं, जो कि हम किसी बड़ी ब्रांड से ना ख़रीद के किसी और शॉप से ख़रीदें, तो वहाँ पे बातों बातों में अगर हम पूछें कि ये वूल कहाँ का है तो हर दुकानदार का कहना होता है कि ये वूल चाइना से आया है। और तभी मेरे दिमाग में आता है कि चाइना से क्यों वूल आ रहा है, भारत का वूल कहाँ जा रहा है। तो एज एन आर्टिसन जो इसी कला में से जुड़ा हुआ है, जो यही काम करता है, आप हमें बता सकते हैं कि भारत का वूल क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊंगा मैम, मैं अपने गुजरात की बात करूंगा जहाँ पे हमें कपस निकलता है। कपस निकलने के बावजूद क्या जो कपस से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं क्या वो गुजरात में बन पाते हैं? नहीं बन पाते। क्यों? वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, वो मशीनरी अवेलेबल नहीं है, वो एक्सपोर्ट में जाता है जो हमारा कपस रहता है। लेकिन वो जो कॉटन हमें एक्सपोर्ट में जाता है वहाँ से वही उसी कॉटन में हमें कपड़ा बना के मिलता है, जैसा कि पैंट शर्ट बना के मिलता है और 2 गुने प्राइस पे। बिल्कुल 2 गुना प्राइस में। मैं यहाँ में फॉर एग्जांपल करके 1 पैसे में बेच रहा हूँ, वहाँ मुझे वही सेम प्रोडक्ट जितना मैंने यहाँ पे दिया होता वो 4 पैसे में मुझे मिलता है। लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वही मेन रीज़न है जहाँ पे मेरा खुद का जो प्रोडक्शन है वो दूसरे विदेश में जाता है, वहाँ से प्रोडक्ट बन के आते हैं, वही मुझे 10 गुना रेट में लेना पड़ता है। वही बात हम चाइना की करेंगे। चाइना में बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ है और चाइना के कुछ प्रोडक्ट ऐसे जिनकी लाइफ कम होती है। अगर हम यहाँ पे हमें हाथ से बनाना पड़ता है प्रोडक्ट, उसमें ज़्यादा टाइम लग, लेकिन टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत है, मशीनरी की भी ज़रूरत है। लेकिन जब हम हैंडमेड की बात करेंगे, हैंडमेड और मशीनरी में बहुत डिफरेंस रहता है, बहुत अंतर रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मशीन दिन में 10-15 प्रोडक्ट बनाएगी, लेकिन जो हैंडमेड है वो 15 दिन या 20 दिन या 25 दिन में एक प्रोडक्ट बनेगा। फिर जब हम लाइफ की बात करेंगे, वहाँ पे जो हैंड का बना हुआ है उसकी लाइफ ज़्यादा होती होगी। है। तो जैसे आपने यहाँ पे ये बताया कि हैंडमेड और मशीन मेड में डिफरेंस होता है, किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए अगर कोई ऐसे देख के कैसे पहचान सकता है कि ये हैंडमेड है या मशीन वर्क? बिल्कुल मैम, अगर हम एम्ब्रॉयडरी की बात करेंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कहूँगा। पहले अगर हम कपड़े की बात करेंगे, पश्मीना कपड़े की बात करेंगे, पश्मीना जो शॉल है या जो फैब्रिक है वो कहाँ से आता है? जो चैंगथंगी गोट है जो लद्दाख में है, चिन पॉट ऑफ द गोट जो रहता है, वहाँ से उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। जब हम उनसे वो ऊन लेते हैं, फिर वहाँ से फिर धागे की शक्ल जब हम उसको देते हैं, जो बहुत सारे व्यूअर्स या जो चरखा चलाते हैं श्रीनगर या बाकी डिस्ट्रिक्टों में, बडगाम, गांदरबल, तो वहाँ पे औरतें भी ये काम करती है, उसको धागे की शक्ल देती है। फिर उसके बाद धागे के बाद उसको कपड़े की शक्ल देनी होती है, तो वो हम लूम पे देते हैं। जब हमने हाथ से धागा ही बनाया और हाथ से कपड़ा भी बनाया, वो महंगा होता है। अगर हमने पावर लूम पे धागा बनाया और उसके बावजूद हमने फिर पावर लूम पे ही कपड़ा बनाया, वहाँ पे हमें ज़्यादा प्रोडक्शन मिलेगी, यहाँ पे कम प्रोडक्शन। फिर जब हम बात करेंगे कि क्वालिटी हैंडमेड की बेस्ट रहेगी। और वही एम्ब्रॉयडरी की अगर हम बात करेंगे, लास्ट में एक वर्क रहता है कॉज वर्क। अच्छा। हाँ,
जो एज सरफेस ऑफ द शॉल हम करते हैं, लेकिन वो काज वर्क एक मशीन नहीं कर पाती, अगर करेगी भी लेकिन वो कम से कम 0.25 सेंटीमीटर वो छोड़ती है कपड़े को, फिर वो काम कर पाती है। लेकिन जो हाथ से काम होता है उस पर पूरा एज सरफेस ऑफ द शॉल वो काम रहता है, और वो ऑटोमेटिकली पता चलता है आपको कि उसमें बड़े बड़े टांके पीछे से होते हैं, और मशीन जो हाथ की कढ़ाई उसमें कम टांके आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे मैंने बशीर साहब से भी सवाल किया था और आपसे भी यही चीज़ पूछना चाहूँगी कि लोग पश्मीना के पीछे भागते हैं और पश्मीना बहुत महंगा आता है। बिल्कुल। तो दो चीज़ें, सबसे पहले तो आप प्लीज़ ये बताइए कि असली पश्मीना की पहचान कैसे हो सकती है, क्या वो रिंग टेस्ट होता है? और दूसरी चीज़ की पश्मीना, आपने लद्दाख की गोट का मेंशन किया था, तो पश्मीना इतना महंगा क्यों है? एक्चुअली क्या है कि मैम, जो पश्मीना चंगथंगी गोट है वो एक ऐसा गोट है जिससे वो ऊन कम निकलता है। वो छोटे साइज़ का गोट होता है, वो हम एक गोट से एक शाल नहीं बना सकते, कम से कम 10-15 गोटों का जब हम ऊन लेंगे, फिर उस पर प्रोसेसिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें हम वर्कर लगाएंगे, लेबर लगाएंगे, फिर वहाँ से फिर हम धागा बनाएंगे, फिर उसके बाद 1 kg धागा देखेंगे कितने गोट से हमने लिया है, फिर उस पर कपड़ा बनाएंगे, फिर कितना कपड़ा हम बना सकते हैं, 5-10 कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन वो हमने ऑलमोस्ट 30-40 गोट से लिया होता है 1 kg ऊन। तो फिर जो प्योर पश्मीना की अगर हम बात करेंगे, कि एक मिथ रह चुका है कि रिंग टेस्ट है, रिंग टेस्ट में आप विस्कॉस भी निकाल सकते हो, 120 काउंट जो MP आता है वो भी रिंग पास में होता है, लेकिन क्या फिर हम कहलाएंगे वो पश्मीना है? नो। मेन जो पश्मीने का जो सर्टिफाइड पश्मीना है, जिसको हम 100% पश्मीना कहते हैं, उस पर GI होना कंपलसरी है। अच्छा। अगर आप कहीं पे भी पश्मीना लेते हो उस पर GI, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जो हर एक स्टेट का क्राफ्ट है जी उस पर GI इंडिकेशन लगता है, तो वहाँ पे डिपार्टमेंट क्या करता है, उसको वो लैब टेस्ट करता है। लैब टेस्ट करने के बावजूद वो देखते हैं कि ये मशीन वीव है, पश्मीना है, लेकिन हैंड स्पन, हैंड वीव। अच्छा। जब हैंड वीव और हैंड स्पन होगा 100%, तो और उसके साथ पश्मीना भी होता है। लेकिन क्या है कि पश्मीना मशीन वीव, और जो मशीन वीव में होता है या पावर लूम पे भी उसको चढ़ाते हैं, तो उस पर क्या करते हैं, उस पर भी पश्मीना होता है 100%, उस पर भी GI लगेगा। लेकिन जो हैंड स्पन और हैंड वीव, उस पर भी पश्मीना होता है, GI टैग। GI टैग कंपलसरी। अब GI टैग आप सिक्योर स्कैन करोगे तो आपको पूरा डिटेल नज़र आएगी कि ये कौन सा पश्मीना है, इसमें कितना पश्मीना, ये पश्मीना है कि नहीं, उसी पे GI टैग लगेगा जो पश्मीना होगा। जो पश्मीना नहीं होगा उस पर GI टैग नहीं लगेगा। और ऐसा भी होता है कि कश्मीर से अगर पश्मीना खरीदा तो सपोज वो 20,000 का है, और अगर वो दिल्ली आया तो उसका दाम बढ़ के 30,000 हो जाए, ऐसा भी होता है? लिटिल बिट डिफरेंस पड़ेगी मैम। देखो मैम, ये जगह जगह की बात है। फॉर एग्जांपल वहाँ पे मेरा अपना एक स्टोर है जहाँ पे मुझे रेंट नहीं देना पड़ता है, वहाँ पे मैं कस्टमर को बेनिफिट मिलेगा फॉर एग्जांपल करके। लेकिन जब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैं किसी जगह मार्केटिंग प्लेस पे जाता हूँ, मुझे पहले पे करना पड़ता है, रेंट पे। 1 लाख 2 लाख रेंट करना पड़ता है, या सेल्समैन का भी चार्जेस लेना पड़ता है। वो चीज़ें मैं फिर इसी से अर्न करता हूँ, वो मैं अपने जेब से नहीं दे सकता हूँ। वो चीज़ की फ़र्क पड़ती है। लेकिन जो मेन पश्मीना की जो रेट है वो यहाँ और वहाँ सेम होगी जेन्युइन पश्मीना की। बाकी इसमें बहुत सारे ट्रेड्स मैंने कोई अपने हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन जिनका होलसेल रहता है वो अपने हिसाब से प्रॉफिट लेते हैं, जो सिंगल पीसेस काम करते हैं उनका अपने हिसाब से प्रॉफिट रहता है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल वूल पे लूँगी, फिर चलेंगे आपकी स्पोर्ट्स की जर्नी की तरफ। जो आपने बताया कि गोट से वूल निकाला जाता है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है? और ये गोट से वूल जब निकालते हैं तो इसमें गोट को या शीप को कोई हार्म तो नहीं होता? हाँ मैम, आपने एक अच्छा सवाल किया है कि इनको, क्योंकि मिथ रह चुका है कि ये हाँ। घोड़ से लेते हैं, ये शीप से लेते हैं। आजकल हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी काम करते हैं। जैसा कि मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। मैं किसी हेयर ड्रेसर के पास जाता हूं, मैं वहां से अपना हेयर सेटिंग करता हूं। तो पहले पहले क्या करता था, पहले कैंची यूज़ करते थे, उससे थोड़ा कभी कभी बाल निकलते थे, मुझे लगता था। लेकिन आजकल ट्रिमर यूज़ हो रहा है। लेकिन सेम वही प्रोसेस इसी में होता है कि जो हम आज ऊन लेते हैं शीप से या गोट से लेते हैं, वो हम ट्रिमर से लेते हैं, उसको पता भी नहीं चलता, वो पावर पे चलता रहता है।
5 मिनट में हम एक शीप से वो ऊन लेते हैं। पहले टाइम में हमें एक एक घंटा एक शीप के साथ एक एक गोट के साथ लगता था। आज हमें 5-10 मिनट एक गोट और एक शीप के साथ लगता है। उसको भी पता नहीं चलता कि मेरे जो जिस्म पे जो बाल आए थे लंबे लंबे वो कब हटाएंगे। और ये कब किया जाता है? एक्चुअली क्या है कि जो मई जून जुलाई अगस्त या सितंबर आता है, जब ठंड कम होती है। बिल्कुल हाँ, जब ठंड कम होगी अप्रैल के महीने में, तो तब हम गोट से या शीप से वो ऊन लेना शुरू करते हैं। और इस ऊन की लाइफ कितनी होती है? इस ऊन की लाइफ उसकी हम बात भी नहीं कर सकते। ये हम पे डिपेंड करता है हम इसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। जितना हम इसको अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे उतना ये लाइफ देगा। आपने बहुत ही अच्छे से मुझे पूरा पश्मीना और सोजनी समझा दिया है। अब तो बस मैं आऊँगी कश्मीर और बडगाम और आपके गांव और आपके यहाँ आके ये देखना चाहूँगी कि आप लोग कैसे उसको वीविंग करते हैं। नसीरुल जी, आगे बढ़ते हैं। और आपने काफ़ी जिक्र किया, खुल के बात करी अपनी डिसेबिलिटी के बारे में। आप एक स्पेशली एबल्ड आर्टिसन हैं, तो आप हमें थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं। बीइंग एज ए डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसन, जब मुझे कहीं पे भी मौका मिलता था पार्टिसिपेट करने का, मैं जाता था। तो कुछ स्टेज ऐसे भी है जहाँ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, क्योंकि ही इज़ अ डिसेबल, ही कांट डू एनीथिंग। मैं कहता हूँ कि बीइंग एज अ डिफरेंट, नाउ मी माई एबिलिटीज़ नॉन माई डिसेबिलिटी। गिरते शाह सवार मैदानी जंग में वो तिफल क्या गिरी जो घुटनों के बल चले। हमें आप मौका दीजिए, हमें आप ऐसा प्लेटफार्म दीजिए, फिर आप देखिए कि जो हमें सिकल है, हमें हुनर है, वो कैसा रंग लाएगा और वो कैसे निखारेगा। मैं अपनी ही ग्रुप की बात करूंगा, जैसा कि तारिक साहब, जावेद अहमद टाक साहब जो कि पद्मश्री इन लोगों अवार्ड। ने आपको रास्ता दिखाया है। बिल्कुल मैम, वही मैं जो हमारे पैरा एथलीट्स है, हमारे कितने गोल्ड मेडल आए पैरालंपिक्स में, हाँ, वो तो मिसाल है। डेफ एंड डम्प, हाँ। वन लेग एम्पुटी, बोथ लेग अभी एम्पुटी, व्हील क्रिकेट चेयर। वर्ल्ड कप भी हुआ था उनका। रिसेंटली जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भी हमारी सिस्टर ने उन्हें वर्ल्ड कप जीता है। तो वहाँ पे भी हम रेस में पीछे नहीं है। जहाँ पे हमारे लड़के थे, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता, ODI वर्ल्ड कप जीता, और हमारी जो सिस्टर्स थी नॉर्मल ग्रुप में जो आते हैं, उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता। और वहीं पे हम बात करेंगे ब्लाइंड क्रिकेट की, उन्होंने भी वर्ल्ड कप जीता। अब कहाँ पे वो कहीं पीछे हम नहीं है। क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस करेंगे? हम सिर्फ चाहते हैं कि हमें वो प्लेटफार्म दीजिए, आप प्लेटफार्म सवार के दीजिए, हम आपको वो चीज़ देंगे जो आप एक नॉर्मल बंदे से चाहते हो, वही हम बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड आपको देंगे। वो स्किल है हम में। आपकी डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो आपकी क्या डिसेबिलिटी है? मेरी लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, पोलियो, वन लेग। ओके। तो वो मेरी जब मैं ऑलमोस्ट 2 साल का था, तब फीवर हुआ था। 1995 की बात है, जब ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड की हम बात करेंगे, तब पोलियो का ज़्यादा पीक पे था, क्योंकि तब ये जो पोलियो ड्रॉप्स उसका ये नहीं था। तो उसी टाइम पे डिसेबिलिटी राइट्स भी बने थे, उसका एक्ट बना था 1995 में। तो तब मुझे ये फेस करना पड़ा। पहले मेरे दोनों पैरों में हुआ था, फिर बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, फिर अल्लाह की मर्ज़ी थी, एक पैर में रह गया तो एक प्रॉपरली ठीक रह गया। तो फिर उसके बावजूद जब मैंने अपनी स्टार्टिंग की, मैंने सिर्फ अपने आर्ट को ही नहीं बल्कि एक बीइंग एज अ सपोर्ट्समैन मैंने काम किया। बहुत सारे जहाँ कहीं पे भी मौका मिलता था मैं क्रिकेट खेलता था, या किसी भी फील्ड में मुझे जब बोला जाता था कि आप ये काम कर सकते, मैं बोलता था कर सकता हूँ, क्यों नहीं। अगर 100% नहीं, कम से कम 70% करके दूँगा। तो उसके बावजूद व्हीलचेयर क्रिकेट में मैं 2016 में आया हूँ। तो फिर मैंने हरियाणा स्टेट से खेलना शुरू किया 2 साल पहले। नेशनल भी हुआ था ग्वालियर में, उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे हरियाणा स्टेट से मैं बेस्ट बैट्समैन और बेस्ट बॉलर भी रहा था। फिर उसके बाद हमें मौका मिला था, मैं इंडिया ABC टीम जो सिलेक्शन हुई थी 45 प्लेयर्स की, उसमें भी सिलेक्शन मेरी हुई, जहाँ पे मैंने तमिलनाडु में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस मेरा रहा। गोवा में भी मेरा परफॉर्मेंस अच्छा। रिसेंटली ASL एबिलिटी सपोर्ट्स लीग जो कर्नाटका में हुआ था, वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस मेरा रहा। जहाँ कहीं पे भी मुझे मौका मिलता है किसी भी फील्ड में कि आप ये काम करके दे दो, मैं अपना 100% दे देता हूँ। आपसे मैं एक चीज़ और यहाँ पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि कोई आपसे कहे कि तुम ये काम कर दो, और आप कहते हैं कि मैं 100% नहीं 70% तो करके ही दिखाऊंगा। ये जज्बा कहाँ से आता है? ये स्पोर्ट्समैन
स्पिरिट है, या आपको दुनिया को ये बताना है कि आप मुझे एक चीज़ से जज ना करें, मेरे अंदर 100 और खूबियाँ हैं? एक्चुअली अगर हम इस कैटेगरी की बात करें, जिनको रब ने या ऊपर भगवान ने जो उनके पैर या उनका आर्म या बाजू या आँख किसी चीज़ में कमी रखी होती है, लेकिन एक चीज़ मैंने आज तक रिसर्च किया इन 30 सालों में, उसमें जो मेंटलिटी होती है वो स्ट्रांग होती है। ये कम से कम क्या पूरा देश को भी चला सकता है, एक गांव को भी चला सकता है, पूरे स्टेट को भी चला सकता है, इतनी मेंटलिटी इसकी स्ट्रांग होती है। जो घर के मशवरे होते हैं, जो घर के कुछ फैसले होते हैं, वहाँ पे अगर हम इससे मशवरा लेंगे वो सबसे बेहतर होगा बनिस्बत की जो हमारे और फैमिली मेम्बर्स रहते हैं। ये मैंने सर्च किया आज तक। तो चलते चलते आखिरी में आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, कि इस पॉडकास्ट से आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? एक तो एम्ब्रॉयडरी, सोजनी आर्ट के बारे में, एक आपकी जो स्पिरिट है, स्पिरिट टू विन, कि मुझे कोई कम ना देखे, आप क्या मैसेज देंगे? मेरी मैसेज यही रहेगी इस पॉडकास्ट के माध्यम से, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अकॉर्डिंग टू राइट्स PWD राइट्स पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016, इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। जहाँ कहीं पे भी आपको कोई डिफरेंटली एबल्ड बंदा मिलेगा, आप उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, आप इसको थोड़ी सी जगह दीजिए, फिर आप देखिए कि आप के लिए वो क्या कर सकता है। चाहे वो ब्लाइंड हो, विजुअली इम्पेयर्ड हो, चाहे वो डेफ एंड डम्प हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिक हैंडीकेप्ड हो, या लोकोमोट, जो भी जितने भी डिफरेंटली एबल्ड पर्सनस है, चाहे वो आपके कंपनी में काम करते हैं या आपके स्कूल में काम करते हैं या बीइंग एज ए स्टूडेंट आपके अंडर काम करते हैं, आप उनको सेम उतने ही राइट्स दो जितना आप एक नॉर्मल बंदे को देते हो। फिर आप देख सकते हो आगे आने वाले फ्यूचर में वो आपके लिए क्या रोल मॉडल बनेगा कि नहीं बनेगा। बहुत मैंने ऐसी मिसालें देखी, ऐसी एग्जांपल्स देखी अपनी लाइफ में कि जो हमारे लिए रोल मॉडल बने हुए हैं। हमारे स्टेट में, हमारे स्टेट के बाहर कितने अभी पद्म भूषण, पद्मश्री अवार्डी है हमारे डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से, नेशनल अवार्डीज़ है, या गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है। जो नॉर्मल बंदा करता है वही सेम उसने भी करके दिया है। नसीरुल जी, आप कश्मीर से दिल्ली आए सिर्फ हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने इतनी सारी बातें बताई हैं कि मुझे तो आज समझ में आ गया कि सोजनी एम्ब्रॉयडरी कैसे होती है और ये कैसे वीव किया जाता है। बस मेरा एक ख्वाब है कि मैं कश्मीर आके, आपके गांव आके देखूं कि ये कैसे होता है। इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आप सवाल दैट मैटर्स पे आए और आपने इतना कुछ शेयर किया। थैंक यू मैम, आपने मुझे यहाँ आके इनवाइट किया और मुझे मौका दिया। मैं इसके लिए आभारी हूँ कि मुझे ऐसे प्लेटफार्म पे मौका मिला। आज के बाद भी जहाँ कहीं पे भी मौका मिलेगा, कि हमारा जो मेन मोटिव रहता है कि मैंने अपनी कैटेगरी में देखा है जितने भी वीवर्स से, बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड वीवर, बीइंग एज अ डिफरेंटली एबल्ड आर्टिसन, मैंने उनकी जो जिसको हम हैंड राइटिंग कहते हैं वो महीन देखी। क्यों देखी? एक पॉइंट में यहाँ पे ऐड करता हूँ लास्ट में, कि वो 4 दीवारी में होता है, वो बाहर नहीं जाता। बिल्कुल हाँ, एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताऊंगा कि वो बाहर नहीं ज़्यादा, वो उसको चलने में दिक्कत होती है, उसको या लिटिल बिट देखने में दिक्कत होती है। आजकल के जो 3 महीने कश्मीर में रहते हैं, जो विंटर्स के रहते हैं, जो कि जिसमें फ्रॉस्ट वाइट रहता है, फ्रीज रहता है और बाहर बहुत कोल्ड रहती है, लेकिन जब यही बंदा आपको 6 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करके देगा, इसकी हैंड राइटिंग डिफरेंट होती है। डिफरेंटली एबल्ड हम इसको कहते ही है, लेकिन इसकी हैंड राइटिंग भी डिफरेंट होती है, इसका काम भी डिफरेंट होता है, और इसका जो वर्क पैटर्न होता है वो बहुत इंट्रिकेट होता है मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।